नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और हम लोग मौजूद हैं सदर मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पर, जहां पर मेरे साथ मौजूद हैं मथुरा के जिलाधिकारी पुलकित खरे, जिनसे हम जानेंगे कि योगी मुख्यमंत्री जो भी आए थे, उनके आगमन के बाद में जो चर्चाएं हुई ट्रैफिक प्लान को लेकर के, जो चर्चाएं हुई मथुरा में इस वक्त आई हुई बाढ़ को लेकर के, और यहाँ पर मौजूद सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक और बंदरों को लेकर हम बात करेंगे। इनसे स्वागत है सर आपका अभी न्यूज़ में। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि यमुना अब धीरे धीरे उतार पर है, लेकिन उनके पीछे जो निशान छोड़ गई हैं, यानी कि जो बर्बादी का मंजर छोड़ कर रही हैं, जो लोग आज भी बाढ़ से पीड़ित हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यमुना जी का जल स्तर घट जरूर रहा है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान पे बना हुआ है। यमुना जी जैसे जैसे उतर रही हैं, हम लोग साफ सफाई के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। जिन क्षेत्रों से यमुना जी अब उतर रही हैं, वहाँ पे सिल्ट का जमाव हो रहा है और ज़रूरी है कि नगर निगम की पूरी टीम सक्रिय होकर उस सिल्ट को तत्काल हटाते रहे। इसको लेके नगर निगम से भी बात करी गई है और लगातार उनकी टीमें लगी भी हुई हैं। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग को लेके भी सक्रिय करा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें बनाई गई हैं। 14 सेक्टरों में है वृंदावन और मथुरा का जो क्षेत्र प्रभावित रहा है उसको बांटा गया है, और हर सेक्टर में स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी और 3 अन्य सहकर्मी लगाए गए हैं जो घर घर जा रहे हैं। और इस समय खासकर पेट के बीमारियां, स्किन की डिजीजेज यानी चर्म रोग और आई फ्लू, ये बहुत फैलने की संभावना रहती है ऐसे मौसम में, तो उसको लेके जो दवाइयां हैं उनका निःशुल्क वितरण हर घर में कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो जैसे जैसे पानी उतरेगा तो इस बात का भी आकलन कराया जाएगा कि जो वहाँ पे निर्माण हो रखे हैं वो किस प्रकार के निर्माण हैं, कौन से निर्माण वैध हैं या अवैध हैं, और एमवीडीए द्वारा उसमें नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी। सर, जैसा कि बात करते हैं वैध और अवैध निर्माणों की, तो लगातार देखा जाता था कि एक समय था कि यमुना उन्हीं घाटों पर बहती थी जिनके सामने आज रास्ते बना दिए गए हैं। आप खुद देख पाते होंगे मथुरा जो वृंदावन के घाट हैं, काफ़ी प्राचीन घाट थे, लेकिन उनके आगे रास्ते बन चुके हैं। जो काली घाट है, जो काली अदय है, या जो चीर घाट है, या मथुरा का गऊ घाट है कंस खार के पास, जो कंस किले के पास में है, चाहे वो चक्रतीर्थ घाट ही क्यों ना हो, ये सभी प्राचीन घाट हैं और इनके आगे रास्ते बना दिए गए, एक अतिक्रमण कर दिया गया, एक अवैध दीवार बना दी गई जो कि यमुना को उनके घाटों पर आने से रोकती है। ऐसे में क्या किया जाए कि यमुना पुनः अपने घाटों पर क्या कभी आ पाएगी? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो यमुना जी का धारा प्रवाह था वो इन अतिक्रमणों की वजह से काफ़ी प्रभावित हुआ है, और खादर क्षेत्र में भी इस बात की अब जांच कराई जाएगी। जैसा मैंने कहा कि इस समय पहली प्राथमिकता ये है कि कोई बीमारी ना फैले, कोई महामारी ना फैले बाढ़ के बाद, तो हमारी पूरी टीमें इसको लेकर सक्रिय हैं। और जैसे ही पानी थोड़ा और उतरता है और हम लोग बीमारी और सफाई वाले दौर से आगे बढ़ते हैं, तो इस बात का पूरा सर्वे कराया जाएगा कि किसकी अनुमति से और कहाँ पे निर्माण हुए हैं, और एमवीडीए ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई करी है। तो वीसी साहब और सचिव साहब के माध्यम से भी, एमवीडीए के माध्यम से भी उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। सर, लोगों का सवाल है कि जिस समय पर अवैध आते हैं, जो कॉलोनी बस रही थी, उस समय पर विद्युत लाइन दी गई, सीओ लाइन डाली गई, आखिर ऐसे में जिम्मेदार कौन लोग हैं? क्योंकि जब वो कॉलोनियां अवैध थी, आज पता चल रहा है, तो उस समय पर क्यों लोगों को सुविधाएं दी गई जिनसे आज छीनी जाएंगी वापस? नहीं, देखिए, पुरानी बात पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब जब इसका सर्वे का काम हम लोग शुरू कराएंगे तो इन सब चीज़ों को देखा जाएगा कि किन लोगों ने किस स्तर से परमिशन ली, और जिन्होंने परमिशन नहीं ली तो उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो ये सारी चीज़ें अब जब यमुना जी का पानी उतर जाएगा तो सर्वे में देखी जाएगी। चलिए फिर बात करते हैं ट्रैफिक की। कि मथुरा वृंदावन में सबसे बड़ी समस्या जो इस समय में आती है सामने लोगों को, प्रत्येक शनिवार और रविवार यानी कि वीकेंड जब आता है तो लोग परेशान होते हैं कि वृंदावन ना जाएं। आसपास के जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि वृंदावन ना जाएं, और खास करके जो मथुरा वृंदावन के स्थानीय निवासी हैं वो लोग काफ़ी समस्याओं से जूझते हैं, उनको घरों से निकलने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ट्रैफिक प्लान क्या किए गए हैं? क्योंकि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे और उन्होंने भी कहा था कि उनकी कम से कम आधी से 1 घंटे बैठक जो चर्चा का दौर चला था वो इसी बात को था कि कैसे वृंदावन की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा जाए। तो क्या कुछ प्लान तैयार किए गए हैं? क्या कुछ रोड मैप होगा? क्या बातें हुई ताकि लोगों को मालूम पड़े कि आगे आने वाले समय में किस प्रकार से लोगों को ट्रैफिक के जाम से मुक्ति मिल सके? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पे और उनके सम्मुख भी इस बात का प्रेजेंटेशन करा गया और चर्चा करी गई कि किस प्रकार से हम लोग वृंदावन के ट्रैफिक के लिए न केवल आज की बल्कि आने वाले 10, 20, 50 सालों की हम लोग योजना तैयार करें। अगर हम वृंदावन की बात करें तो इस समय पार्किंग की कैपेसिटी वहाँ पे बहुत कम है। जो 4 पहिया गाड़ियाँ आती हैं दिल्ली, हरियाणा, एनसीआर क्षेत्र से भारी संख्या में वीकेंड पे गाड़ियाँ आती हैं, और अगर हम पूरे वृंदावन की बात करें तो अगर हमारे पास पार्किंग कैपेसिटी इस समय 8 से 10 हज़ार है 4 पहिए गाड़ियों की, और उसी समय आने वाले की गाड़ियों की संख्या 25 से 30 हज़ार हो जाती है। यानी हमारा पहला जो मिशन है वो पार्किंग की कैपेसिटी को बढ़ाना है। इसके लिए 5-6 बड़े स्थानों पर जमीन चिन्हित कर ली गई है, और जल्द ही उसमें कार्रवाई पूर्ण करते हुए नई पार्किंग का निर्माण होगा।
जोर इस बात पे दिया जाएगा कि मल्टी लेवल पार्किंग बने, जिससे थोड़े से ही स्थान पर हम कई बड़ी संख्या में गाड़ियों को एकोमोडेट कर सकें। इसके अतिरिक्त पार्किंग के अतिरिक्त जो हमारे ई रिक्शा हैं वो भी कई बार परेशानी का भी कारण बनते हैं। हालांकि ई रिक्शा ज़रूरी भी हैं, क्योंकि जो नो एंट्री जोन है उसमें लोगों को ले जाने के लिए भी उनकी आवश्यकता है, लेकिन उनका रेगुलेशन ज़रूरी है। तो इसके लिए भी एक संख्या और रूट निर्धारित करे गए हैं। अलग अलग रूटों पे अलग अलग रंगों के स्टिकर ई रिक्शा पे लगाए जा रहे हैं। ई रिक्शा को लेके ये भी शिकायत रहती है कि वो रेट गलत चार्ज कर रहे हैं। उसको लेके भी एक कैंपेन शुरू करा जा रहा है, जिसमें प्रमुख मार्गों के रेट निर्धारित कर दिए गए हैं और उसके साइनेजेस भी वहाँ पे लगा दिए गए हैं। तो यदि किसी भी श्रद्धालु से गलत रेट की डिमांड करी जाती है तो कुछ हेल्पलाइन नंबर भी उन साइनेजेस पे लिखे गए हैं। श्रद्धालु शिकायत कर सकते हैं उस ई रिक्शा वालों की। ई रिक्शाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करी जा रही है, जो अवैध ई रिक्शा हैं। इसको लेके भी एक पूरी योजना बन गई है और इस पे आगे आने वाले दिनों में कार्रवाई भी मिलेगी। जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए पास जारी करे जाते हैं, और यदि किसी व्यक्ति को या किसी परिवार को पास नहीं मिले हैं तो वो वहाँ पे लोकल सीओ साहब से संपर्क भी कर सकते हैं और उसको पास बिल्कुल जारी करे जाएंगे। जो लोग पैदल चलते हैं उनके लिए भी सहूलियत का ध्यान रखा जा रहा है। कुछ मार्ग जो खराब हो गए थे, जर्जर हो गए थे, परिक्रमा मार्ग का कुछ हिस्सा भी खराब हो गया था, तो उसको भी ठीक कराया जा रहा है। तो कुल मिला के ये प्रयास करा जा रहा है कि चाहे 4 पहिया वाले हों, चाहे स्थानीय निवासी हों, नो पार्किंग के माध्यम से और नो एंट्री जोन्स के माध्यम से ट्रैफिक की व्यवस्था को सुगम करने के प्रयास करे जा रहे हैं। सर, बात की है ई रिक्शाओं की, जैसा कि आपने कहा कि रोड बनाए जाएंगे, ई रिक्शाओं के लिए रोड निर्धारित किए जाएंगे, उन पर बारकोड लगेंगे ताकि 1300 रिक्शे बताए गए थे कि 1300 रिक्शों को ही अनुमति मिलेगी। लेकिन बात की जाए कि वृंदावन जो है गलियों की नगरी, कुंज गलियों की नगरी है, और उन्हीं कुंज गलियों में होकर ई रिक्शे भी निकलते हैं, जिससे कि स्थानीय लोग जो हैं अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं ले जा पाते। कभी कभी आप देखते हैं कि जो मरीज हैं आकस्मिक दुर्घटनाओं में अपने पेशेंट्स को एम्बुलेंस के माध्यम से भी नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे में उन कुंज गलियों में जाने से रिक्शों को कैसे रोका जाए? नहीं, कुंज गलियों में जाने से रोका नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि रूट निर्धारित होंगे, क्षेत्र निर्धारित होंगे, वार्ड निर्धारित होंगे और उसमें उसी संख्या के अनुसार ई रिक्शे चलेंगे, क्योंकि हर क्षेत्र की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। अगर हम उसको उससे ज़्यादा गाड़ियों से भर दें तो वहाँ पे अव्यवस्था हो जाती है। तो इसीलिए हर क्षेत्र के लिए ई रिक्शा की संख्या और उनके रंग निर्धारित करे गए हैं। इसका ज़मीनी स्तर पे अभी क्रियान्वयन करना है, इसका इन्फोर्समेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रैफिक पुलिस को इसके लिए, एसपी ट्रैफिक को इसके लिए निर्देशित भी करा गया है कि एआरटीओ के साथ मिलकर एक कैंपेन चलाएं हो, जिसमें जो बाहर से ई रिक्शा आ रहे हैं, जो वृंदावन क्षेत्र के नहीं हैं, मथुरा या गोवर्धन से आ जा रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। सर, बात की है रोहिंग्याओं की, जैसा कि अभी मामला सामने आया कि मथुरा में काफ़ी संख्या में रोहिंग्या पकड़े गए थे, तो रोहिंग्या को जो पुनर्स्थापना उनकी होनी है वो कब से कार्य शुरू होगा? नहीं, देखिए, ये मसला जो है अभी विचाराधीन है और इसके ऊपर अभी कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। इसमें जिस प्रकार से शासन से जो निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से कार्य। चलिए, तो बात करते हैं वृंदावन और मथुरा की एक और सबसे बड़ी समस्या, जो कि इस समय लोगों के सामने मुंह बाए खड़ी है, और समस्या है बंदरों की। लगातार बंदर लोगों को घायल कर रहे हैं, चोटिल कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि लगातार लोगों के दुर्घटनाग्रस्त होकर मरने तक की खबरें आती हैं। आए दिन आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि आज उस क्षेत्र से कोई व्यक्ति गिरकर घायल हुआ, आज उस क्षेत्र से बंदरों के भय से गिरकर लोगों की मृत्यु। कभी वृद्ध मरते हैं, कई बच्चे आप देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते समय अपनी गलियों के बाहर खड़े रहते हैं, काफ़ी देर तक इंतजार करते हैं कि जब तक उनके परिजन घरों से निकलकर बाहर तक ना आए, तब तक वो गलियों के बाहर खड़े रहते हैं। ऐसे में बंदरों की समस्या के लिए क्या जो उपाय किए जा रहे हैं ताकि जल्द ही लोगों को बंदरों से मुक्ति मिले? देखिए, इसमें जो सबसे हाल में शासनादेश आया है उसके अनुसार नगरीय निकाय, नगरीय क्षेत्र में इसके लिए टीम बना के कार्रवाई करने के लिए अनुमन्य करे गए हैं। तो जो नगरीय क्षेत्र मथुरा वृंदावन का पड़ता है, इसके लिए नगर आयुक्त को निर्देशित करा गया है कि नगर आयुक्त साहब इसके ऊपर कार्रवाई करें, और जो अन्य हमारे नगरीय क्षेत्र पड़ते हैं, चाहे वो नगर निकाय हो, वहाँ पे ईओस के माध्यम से कार्रवाई होगी। सर, एक और बात कही, सबसे पहले आपको शुभकामना देना चाहूँगा कि अभी अभी ज्ञात हुआ है कि मथुरा वृंदावन के बीच में पूरे जो मार्ग है उसको कदम्ब के वृक्षों से हरा भरा कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको शुभकामनाएं भी हैं, और ये कार्य कब से शुरू होगा और कैसे इसका विचार आया कि मथुरा वृंदावन जो प्राचीन नगरी कही जाती है और कदम्ब के वृक्षों के लिए जानी जाती है, एक बार पुनः वहाँ पर कदम्ब के वृक्षों की महकों से लोग जब यहाँ श्रद्धालु आएँ तो वो आकर महसूस करें कि वास्तव में हम उसी मथुरा वृंदावन में आए हैं जहाँ पर कभी कृष्ण भगवान इन कदम्ब के वृक्षों पर खेला करते थे। देखिए, हम सभी ब्रजवासी ये जानते हैं कि कदम्ब के वृक्षों का ब्रज क्षेत्र से गहरा नाता रहा है। हम लोग अपनी संस्कृति से जब जुड़ते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के समय से हम वेद उठा लें या अन्य ग्रंथ उठा लें, उसमें भी कदम्ब के वृक्षों का वर्णन है, और ये वर्णन है कि किस प्रकार से कदम्ब के वृक्ष भगवान कृष्ण को बहुत प्यारे थे, बहुत प्रिय थे उनके। तो जब अभी हाल में ही ये नई रोड का निर्माण करवाया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में, मथुरा वृंदावन रोड को बिल्कुल अच्छा कराया गया, गड्ढा मुक्त कराया गया, जो अतिक्रमण थे वो हटाए गए। लगभग 8 किलोमीटर के अधिक की ये रोड है
तो उसके बाद इस बात पे चर्चा मैंने अधिकारियों के साथ करी कि यहाँ पे वृक्षारोपण होना चाहिए जिससे आने वाले राहगीरों को अच्छी छाया कुछ सालों बाद मिल सके। तब इस बात पे चर्चा हुई कि कौन सा ऐसा वृक्ष इस मार्ग पे लगे जो हमारी अपनी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ हो, हमारी इस ब्रिज भूमि से भी जुड़ा हुआ हो और यहाँ पे अच्छे से फलीभूत भी हो सके। तो तब ये निर्णय लिया गया कि इस पूरे पथ को हम लोग कदम पथ के नाम से जानेंगे और एक साथ एक ही दिन में 400 कदम के वृक्ष यहाँ पे लगाए जाएंगे। उसकी पूरी प्लानिंग करी जा रही है, उसमें दूरी देखी जा रही है कि पर्याप्त दूरी पे ये वृक्ष लगाए जाएं। कई बार वृक्ष लगाने के बाद ट्री गार्ड नहीं होता और वृक्ष खराब हो जाते हैं, तो पहले से इस बात की तैयारी कर ली गई है कि जिस दिन पेड़ लगाए जाएंगे 400 ट्री गार्ड भी उसी दिन लगेंगे। तो ट्री गार्ड की भी व्यवस्था हो गई है और 5 तारीख को हम लोग कदम पथ का शुभारंभ कराएंगे। जितने भी वृंदावन के पूज्य संत हैं उन्हीं के माध्यम से ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा। उनको आमंत्रित करा जाएगा और प्रयास यही करा जाएगा कि हम अपनी संस्कृति से जोड़कर एक आधुनिक रोड को अपनी संस्कृति से जोड़ते हुए सुगंधित कर पाएं। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से हमारे साथ मौजूद थे मथुरा के जिलाधिकारी पुलकित खरे, जिन्होंने बताया मथुरा में किस प्रकार से आगामी समय में विकासों की झड़ी लगने वाली है और किस प्रकार से मथुरा वृंदावन का जो रोड है अब वो कदम पथ के नाम से जाना जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपनी सहयोगी आरती के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।